हेलो बच्चों, आज हम संविधान की क्लास में शुरू करेंगे राज्य के नीति निदेशक तत्व के बारे में। भाग 4, राज्य के नीति निदेशक तत्व के बारे में। नीति निदेशक तत्व भाग 4। तो अभी तक हमने पढ़ा था भाग 3 तक मौलिक अधिकार। आज भाग 4 शुरू होगा। अब देखिएगा, ये जो राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं, ये हमारे राज्य को प्रदान किए गए हैं। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था मौलिक अधिकार के बारे में, तो मौलिक अधिकार जो था वो नागरिकों को मिले हुए अधिकार थे, लेकिन ये जो राज्य के नीति निदेशक तत्व है ये राज्य को प्रदान है। राज्य से तात्पर्य है हमारा केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार जो होती हैं, इन सब से। अब ये देखिएगा कि ये जो नीति निदेशक तत्व हैं, ये जब संविधान निर्माता जो थे उनके विचार में ये था कि राज्य का प्रारूप कुछ इस तरीके से हो कि राज्य कल्याणकारी हो। समझ रहे हैं? राज्य कल्याणकारी हो। और ये झलक आपने प्रस्तावना में देखी थी जिसमें कल्याणकारी राज्य की बात की गई थी। तो जो नीति निदेशक तत्व है ये उसी प्रारूप पे तैयार किया गया है। सामाजिक और आर्थिक न्याय दिलाने के लिए, कल्याणकारी राज्य के लिए इसके अंदर जो प्रावधान है वो इन सब बातों को एक मूर्त रूप प्रदान करता है। तो हम इसमें देखेंगे ये जो नीति निदेशक तत्व है ये राज्यों को प्रदान किए गए हैं, इसे राज्य लागू करवाता है। और एक बात और है, ये जो नीति निदेशक तत्व है ना, इसका जो ये नकारात्मक नहीं लिया जाता है, ये सकारात्मक होता है। अब इसे समझेंगे, जिस तरह से मौलिक अधिकार को नकारात्मक तरीके से देखा जाता है, उसका कारण क्या है कि मौलिक अधिकार जो है वो राज्य की शक्तियों को सीमित करता है। मतलब उसमें ये कहा गया है कि राज्य ये नहीं कर सकता। जैसे कि नागरिक स्वतंत्रता वाली बात है, तो धार्मिक स्वतंत्रता और जो स्वतंत्रताएं हैं वो सब राज्य की शक्तियों को काफ़ी हद तक सीमित करते हैं। लेकिन ये जो नीति निदेशक तत्व है ये राज्य को शक्ति प्रदान करता है कि वो ये सब कर सकता है, इसके अंतर्गत जो जो बातें हैं वो कर सकता है। तो इसलिए इसको सकारात्मक रूप से लिया जाता है। इसे सकारात्मक दृष्टि से इसीलिए देखा जाता है, और जो मौलिक अधिकार है उसे नकारात्मक दृष्टि से देखा जाता है। ठीक, अब समझिएगा कि जो नीति निदेशक तत्व है ये न्यायालय में न्यायोचित नहीं है। अब इस बात का ये अर्थ हुआ कि जैसे मौलिक अधिकार का अगर हमारा हनन हो रहा है तो हम उसके लिए न्यायालय में जा सकते थे, लेकिन राज्य के नीति निदेशक तत्व जो हैं इसके उल्लंघन के कारण इसका न्यायालय में ये न्यायोचित नहीं है, यानी कि इसके उल्लंघन पे न्यायालय में नहीं जाया जा सकता। ठीक है। अब इसका मुख्य उद्देश्य जो था वो यही कि भारत को कल्याणकारी राज्य बनाना, सामाजिक आर्थिक न्याय देना। अब इसमें ये किस तरह से कार्य किया गया है इस बात को ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा। जैसे पहले इसके कुछ मूल बातें समझ लेते हैं। जैसे ये जो राज्य के नीति निदेशक तत्व है ये इसका उल्लेख भाग 4 में हुआ है, और इसके अंतर्गत अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक में उल्लेख हुआ है। ये जो हमारा नीति निदेशक तत्व है ये संविधान में आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। कहाँ के? आयरलैंड के संविधान से। अब ये देखिएगा कि जैसा बताया गया था ये न्यायालय में वाद योग्य नहीं है।
और ये याद रखिएगा कि जो मौलिक अधिकार हैं वो न्यायालय में वाद योग्य हैं। उसके हनन होने पे हम न्यायालय में जा सकते हैं, लेकिन इसके हनन पे न्यायालय में नहीं जा सकते। अच्छा, और देखिएगा, राज्य को ये बताया गया है, जैसे संविधान में कोई भी नियम कुछ भी बनाते समय ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है इनको ध्यान में रखा जाएगा। ठीक, और ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं इसके बारे में और आगे देखते हैं हम। इसका 3 वर्गों में वर्गीकरण करके समझते हैं, इससे आसानी होगी समझने में। देखिए, जैसे पहले समाजवादी सिद्धांत। अब राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है तो उसका जो समाजवादी सिद्धांत है उसके अंतर्गत कौन कौन से हमारे अनुच्छेद आ रहे हैं और क्या क्या बातें हुई हैं। अब देखिएगा, अनुच्छेद 38 इसमें बताया गया है लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाना। अब समझिए, सरकार ऐसे नियम बनाएंगे और ऐसी व्यवस्थाएं करेंगे जहां आय, स्थिति और अवसरों की असमानता कम हो। इस बात को ऐसे समझें कि सरकार ऐसे नियम बनाए और ऐसी व्यवस्थाएं करे ताकि समाज में जो आर्थिक विषमता है वो कम हो, सभी नागरिकों को समान अवसर प्राप्त हो, सभी नागरिकों के पास आय के साधन हो। ठीक, 39 से देखिए इसमें कहा गया है, अनुच्छेद 39 में सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त कराने का अधिकार। अब समझिए, हमारे राज्य में कुछ ऐसे तबके हैं जिनके लिए भोजन तक मुश्किल होता है। उनके लिए सरकार जो है भोजन की व्यवस्था करे, उनके रहने की व्यवस्था करे, मतलब जीवन के लिए जो आवश्यक तत्व हैं उसके लिए सरकार कार्य करेगी। ठीक, अनुच्छेद 39D समझिए, समान कार्य के लिए समान वेतन, चाहे पुरुष हो या महिला। समझ रहे हैं, जैसे किसी भी नौकरी में सेम वर्क जब होता है तो उसके लिए चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, दोनों को वेतन बराबर ही दिया जाएगा, इसमें भेदभाव न किया जाए। अनुच्छेद 41 है इसके अंतर्गत, उसमें बताया गया है बुढ़ापे, बीमारी या निःशक्तता की दशा में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। ये बात ऐसी है ना, जैसे कि बुढ़ापे में और जो काम करने के योग्य नहीं है, ठीक, उन्हें भी जीवन जीने के लिए जो आवश्यकताएं हैं वो सरकार उपलब्ध कराए। समझ रहे हैं बात को? आदमी सक्षम होने पर ही कार्य करे। ठीक, चलिए इसके आगे दिखते हैं। अब देखिए, इसमें जो दूसरा वाला है वो है गांधीवादी सिद्धांत के आधार पे। अब इसके अंतर्गत कौन कौन सी अनुच्छेद हैं ये समझिएगा। जैसे गांधी जी का जो सिद्धांत था, ग्राम स्वराज, जमीनी स्तर पर लोकतंत्र के सपने, ये उन्होंने देखे थे, उसे ये नीति निर्देशक तत्वों में दर्शाया गया है। अब देखिएगा, अनुच्छेद 40 जो है ये ग्राम पंचायत का गठन की बात करता है। अब इसी अनुच्छेद 40 के अंतर्गत ही गांवों में पंचायती चुनाव होते हैं। पंचायती राज व्यवस्था इसी के अंतर्गत लाई गई थी गांवों में, जिससे गांवों में स्थानीय स्तर पे कार्य अच्छे से हो सके। समझ रहे हैं? अब ग्रामीण विकास के लिए स्थानीय पंचायती राज होना बहुत ज़रूरी है। अब इसके बाद देखिएगा अनुच्छेद 43, ग्रामीण क्षेत्रों में लघु कुटीर उद्योग के लिए प्रोत्साहन के लिए। अब गांवों में जैसे लघु उद्योग, कुटीर उद्योग ये सब खुलवाने के लिए अक्सर सरकार जो है सपोर्ट करती है। सरकार कई योजनाएं बनाई हैं सरकार ने, जिसके लिए वो आर्थिक सहायता भी देती है इसमें, ताकि गांव में लघु कुटीर उद्योग वगैरह, छोटे घरेलू उद्योग ज़्यादा से ज़्यादा खुल सके। अनुच्छेद 47, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीली पदार्थों, शराब, ड्रग्स आदि पे प्रतिबंध लगाना। ठीक, इसके आगे है, देखते हैं